सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर आपकी 11 है और तारीख है 30 जुलाई 2021 और दिन शुक्रवार। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पद्यांश दिया गया है, यानी अपठित पद्यांश, वो कविता जिसको आपने पहले नहीं पढ़ा है। अब बड़ी सुंदर कविता है और आप देख ही रहे हैं आजकल बारिश हो रही है और बारिश में पूरी प्रकृति कितनी सुंदर हरी भरी हो जाती है। और प्यारे बच्चों, अपनी प्रकृति पर गर्व करना, अपनी मातृभूमि पर गर्व करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हमें जीवन देती है, हमें वो सुविधाएं देती हैं जो हम अपने आप नहीं जुटा सकते। ये ईश्वर कह लीजिए या प्रकृति कह लीजिए या मातृभूमि कह लीजिए, हमें सब कुछ प्रदान करती है। अगर आजकल आप बारिश हो रही है, आप देखें तो पेड़ों की तरफ देखिए, दूर तक इतनी सुंदर हरियाली और सुंदरता फैली हुई है जो देखते ही बनती है, जैसे कि पेड़ों को नया जीवन मिल गया हो इस बारिश से। तो कुछ ऐसी ही कविताएं हमारी आज की प्रकृति को लेकर, और जो कवि है उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं इस मातृभूमि के प्रति। तो प्यारे बच्चों, प्रकृति से संबंधित कविता है, तो आइए शुरू करते हैं इस कविता को। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। तो मतलब है प्यारे बच्चों कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, कि ये कविता मैं बता दूं मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें हमें राष्ट्र कवि भी कहा गया जिनको, उनकी ये कविता है। और इस कविता में कवि ने जो है मातृभूमि के प्रति भारत के गुणगान को किया है। मातृभूमि के हरियाली में नीला आकाश एक वस्त्र की तरह सुशोभित है, चमक रहा है। नीलांबर परिधान यानी आसमान को नीला, क्योंकि नीला है वो परिधान कपड़ा होता है। हरित पट यानी हरियाली कह लीजिए आप। तो ऊपर आसमान है, एक सुंदर वस्त्र की तरह सुशोभित है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, और सूर्य और चंद्र उसके मुकुट हैं, ताज की तरह है। और मेखला रत्नाकर है। मेखला होता है बेटा एक तरह की बहुत लंबी पट्टी, क्योंकि रत्नाकर समुद्र को कहा जाता है, नदी को कहा जाता है एक तरीके से। तो चारों तरफ इतना लंबा विशाल उसका घेरा होता है, जो कमर में हम स्त्रियां बांधती भी हैं, जिसे करघनी कहा जाता है, वही मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, और नदियाँ जो हैं वो प्रेम प्रवाह हैं, और फूल तारे मंडल हैं, और तारे और फूल उसके मंडल हैं, सजे हुए हैं। बंदी जन खृग वृंद शेष फन सिंहासन है। और बंदी जन जो हैं, कि यहाँ बहने वाली नदियाँ प्रेम का प्रवाह हैं, और पक्षी जो हैं मातृभूमि का गुणगान करते हैं। और जो शेष फन है यानी कि शेषनाग का फन है, वो सिंहासन की तरह है इस मातृभूमि का। आगे वो कहते हैं कि जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, हम खेले कूदे हर्ष युक्त जिसकी प्यारी गोद में। हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में। तो आगे कहता है वो कि इसके कारण ही, यानी कि परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, कि उसने श्री राम कृष्ण परमहंस की तरह सभी आनंद पाए हैं। परमहंस का नाम आपने सुना ही होगा, एक तरह से विवेकानंद के गुरु थे, लेकिन यहाँ परमहंस एकदम ईश्वर को कहा गया है साक्षात, कि इस जन्मभूमि में, कि जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, कि इसकी जन्मभूमि की गोद में यानी मातृभूमि की गोद में खेल कूद कर हमने आनंद का अनुभव किया है, खुशी का अनुभव किया है। मिट्टी में हम इसी खेले पले बड़े हैं। ऐसी मातृभूमि को देखकर हम आनंद में मग्न हो जाते हैं। कि देखो ये कह रहा है, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में। और तेरी गोद में खेलकर हम आनंद में मग्न क्यों ना हो, हमें हर्ष क्यों ना हो, हमें खुशी क्यों ना हो, हे प्यारी धरती।
फिर आगे कहता है वो, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। और यह तेरा देह है, तुझसे बनी है, तेरे उपकारों का बदला उतारना हमारे बस की नहीं है। हमने यहाँ शांति भोगी है, ये सब तुम्हारी देन है। फिर आगे क्या कहता है वो, बहुत बड़ी कविता है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा। छठ ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। और यहाँ 6 ऋतुएं हैं, 6 ऋतुओं का विविध, यानी 6 ऋतुएं हैं, और हरियाली मखमल यहाँ की किसी से कम नहीं है। करते अभिषेक पयोद बलिहारी इस वेश की। पयोद होता है प्यारे बच्चों बादल, कि बादल जो है इसका अभिषेक करते हैं, जिस तरह माथे पे तिलक किया जाता है, वो अपनी बारिश अपनी बूंदें गिराकर यहाँ का। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। और इसका अर्थ ये हुआ कि हे मातृभूमि, अंत में हम सब तेरी ही मिट्टी में विलीन हो जाएंगे। हे मातृभूमि। तो सरल शब्दों में प्यारे बच्चों, कविता बड़ी है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो सरल शब्दों में आपको मैं ये बता दूं कि कवि जो है मातृभूमि के लिए अपनी जान अर्पित करने की प्रेरणा दे रहा है। और आजकल आपने देखा ही है, ये आधुनिक समाज में देश प्रेम की भावनाएं कम हो रही हैं। हमें समझना चाहिए अपनी मातृभूमि के का महत्व समझना चाहिए। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं, आतंकवाद, सांप्रदायिक जात पात धर्म ये सब बढ़ गया है, लेकिन इन सब को रोकने के लिए हमें देश प्रेम की बहुत ही ज़रूरत है। और इस कविता में खास बात और है कि तत्सम यानी कठिन शब्दों का तो प्रयोग किया है, लेकिन इसने भारतीय दर्शन का सहारा भी कवि ने लिया है, और धरती को माँ के समान भी माना है, और जीवन को देने वाली भी माना है। इसलिए हमें इसकी गरिमा पर, अपनी धरती माता पर, मातृभूमि पर गर्व करना चाहिए। इसीलिए हमारी मातृभूमि जो है इतनी सजी हुई और सुंदर और अच्छी है। उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सन जाएंगे, होकर भव बंधन मुक्त हम आत्मरूप बन जाएंगे। और जब इस अपनी मातृभूमि में, क्योंकि हमें एक दिन मिट जाना है, कहते हैं ना कि मिट्टी का तन मिट्टी में ही मिल जाता है, तो जब मिल जाएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे अपनी माँ की गोद में। तो यहाँ आपने कविता पढ़ी और समझने का प्रयास किया कि बहुत सुंदर ढंग से मातृभूमि का कवि ने वर्णन किया है मैथिली शरण गुप्त जी ने, जिनको राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। तो इसके आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। यहाँ दिया गया है, ये शब्दों के अर्थ हमें देने हैं। देखते हैं इसका उत्तर। पहला प्रश्न हमारा है कि प्रस्तुत काव्यांश में हरित पट किसे कहा गया है। आइए इनका उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, शब्दों के अर्थ लिखने हैं। नीलांबर का मतलब नीला आकाश होता है प्यारे बच्चों। पट का मतलब सतह। प्रवाह मतलब बहाव होता है। सर्वेश का मतलब ईश्वर होता है। तरणी का मतलब सूर्य, भास्कर कह सकते हैं आप, सूरज कह सकते हैं। परिधान का मतलब कपड़े होता है। रत्नाकर का मतलब सागर, और पयोद का मतलब बादल, और रज का मतलब धूल। तो दूसरा प्रश्न हमारा है प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत काव्यांश में हरित पट किसे कहा गया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इस काव्यांश में हरित पट धरती पर छाई हरियाली को कहा गया है, जैसे कि पहली पंक्ति में है ना। तो हमारा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों कि कवि ने अपनी मातृभूमि की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है। तो उत्तर है कि मातृभूमि के हरे भरे तट पर आकाश नीले रंग के वस्त्र की तरह सुशोभित है। सूर्य और चंद्र इस भूमि का मुकुट हैं और करघनी करती हैं। नदियाँ प्रेम प्रवाह हैं और फूल तारे आभूषण हैं। बंदी जन पक्षियों का समूह है और शेषनाग का फन सिंहासन है। बादल पानी बरसाकर उसका अभिषेक करते रहते हैं। इस तरह की सगुण साकार मूर्ति है मातृभूमि। जिस तरह हम ईश्वर की कहानियाँ सुनते हैं, देवताओं की कहानियाँ सुनते हैं कि इंद्र देवता बारिश कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं और सब तरह की चीज़ें हैं, ऐसी मातृभूमि के लिए इसका जो सिंहासन है वो शेषनाग का फन है। सूर्य और चंद्र इसके मुकुट की तरह हैं और आकाश नीले रंग का वो उसके वस्त्र की तरह है, और बादल जो हैं पानी बरसाकर उनका स्वागत करते रहते हैं हमारी मातृभूमि का। तीसरा हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि कवि ने मातृभूमि को ईश्वर का साकार रूप किस आधार पर बताया है।
तो उत्तर हमारा है कि मातृभूमि को ईश्वर का साकार रूप बताया है, क्योंकि ईश्वर की तरह मातृभूमि का मुकुट सूर्य और चंद्र के समान है, शेषनाग का फन सिंहासन के समान है, बादल निरंतर जिसका अभिषेक करते हैं, पक्षी प्रातः चहचहाकर गुणगान करते हैं। तो ये सब हमारी मातृभूमि के लिए होता है, इसलिए मातृभूमि को ईश्वर के जैसा बताया गया है, यानी कि जो दिखाई देता है वो मातृभूमि हमारे ईश्वर का साकार रूप है। चौथा हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत कविता में किस रस अलंकार का प्रयोग हुआ है, नाम व उसकी विशेषताएं हमें लिखनी है। तो उत्तर हमारा है कि इस कविता में श्रृंगार रस तथा मानवीकरण और अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, श्रृंगार रस का हम समझ लेते हैं कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, यानी प्रेम है, तथा इसमें सौंदर्य एवं प्रेम का वर्णन किया जाता है। तो जो श्रृंगार रस है उसमें हमेशा प्रेम की बातें की जाती हैं, उसी का वर्णन किया जाता है। दूसरा है हमारा, इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है कि अचेतन वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण किया जाता है। यानी कि अब पेड़ पौधे हैं, हम कहें कि भाई पेड़ पौधे हंस रहे हैं, या पेड़ पौधे या फूल मुस्कुरा रहे हैं, तो मुस्काने का काम फूल तो नहीं करता, मनुष्य करता है। तो इसी के आधार पर निर्जीव वस्तुओं के ऊपर जब मनुष्य की क्रियाओं का आरोप होता है, ब्लेम होता है, तब मानवीकरण अलंकार होता है। तीसरा हमारा है कि जहाँ पद के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी अंत में आने वाला वर्ण जिसकी आवृत्ति यानी रिपीटेशन बार बार हो, रिपीट हो, वहाँ हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। पांचवा हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक दीजिए। तो उचित शीर्षक इसका मातृभूमि है प्यारे बच्चों। तो हम आपको ये भी लगे हाथ बता देते हैं कि जिन्होंने एक कविता लिखी है उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। छठा प्रश्न हमारा है कि दिए गए चित्र को पहचान कर उनका नाम लिखिए और हिंदी साहित्य में उन्हें क्या उपाधि दी गई है। तो प्यारे बच्चों, जो चित्र दिया गया है हम पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका उत्तर देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, चित्र ये दिया गया है कि उक्त को पहचान कर उनका और हिंदी साहित्य की उपाधि दी गई। क्या उपाधि दी गई? तो चित्र आपने देख लिया है, इनका नाम हम बता देते हैं प्यारे बच्चों अभी आपको। तो प्यारे बच्चों, इनका नाम है कि दिया गया चित्र सुमित्रा नंदन पंत का है। ये कवि हैं। हिंदी साहित्य में इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि की उपाधि दी गई है। वैसे इन्हें साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण भी दिया गया है। तो जो हमारा प्रश्न का उत्तर है कि इनको हिंदी साहित्य में प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है, यानी इसकी उपाधि दी गई है, और इनका नाम सुमित्रा नंदन पंत है। अगला हमारा जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची हमें लिखने हैं। सुधा का है अमृत, पीयूष और सोम। परिधान को वस्त्र, पट और चीर। नीर को जल, पानी और सलिल कहा जाता है। खग को पक्षी, पंछी, परिंदा। तरणी को दिनकर, दिवाकर, भास्कर, सूर्य कहा जाता है। तो इस तरह हमारे ये पर्यायवाची शब्द भी आपने सीखे। अंतिम प्रश्न हमारा जो है कि प्रकृति से संबंधित एक कविता की रचना कीजिए। आजकल माहौल बड़ा अच्छा है, बारिश हो रही है, पेड़ हरे हरे हो गए हैं, पक्षी आनंदित हैं, जानवर भी आनंदित है, किसान भी खुश हैं क्योंकि ऐसे में फसल अच्छी होती है। तो आइए कविता देखते हैं छोटी सी कि रंग बदलती प्रकृति हर पल मन को भाए। नभ में कभी बादल तो कभी नीला आसमान हो जाए। रूप तेरा देख कर हर कोई मन मोहित हो जाए। प्रकृति हमें सबसे प्रेम करना सिखाए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप भी अपनी तुकबंदी से कविता बना सकते हैं, प्रकृति को लेकर, पक्षियों को लेकर, झरनों को लेकर, हरे भरे पेड़ पौधों को लेकर। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की वर्कशीट आपको समझ आ गई होगी। थोड़ी सी बड़ी हो गई है क्योंकि कविता थी, आपको समझाना भी है, क्योंकि मकसद हमारा प्रश्न उत्तर कराना नहीं है। मकसद ये है कि वर्कशीट में जो दिया गया है खास चीज़ें वो आपको समझ आ जाएं। तो प्यारे बच्चों लेता हूँ विदा, मिलूँगा
आपकी अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मास्क लगाकर बाहर निकलें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें।